नमस्कार दोस्तों, लर्न विद हरजे में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यूज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेपर 1 के एमसीक्यूज। ये सारे एमसीक्यूज बड़े ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाणिज्य में शामिल होता है केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय, व्यापार एवं उद्योग, केवल व्यापार उद्योग नहीं, या व्यापार और उसके सहायक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यापार एवं उसके सहायक, सही ऑप्शन होगा। ये कैसे होता है आइए थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे ये चार्ट आप देख सकते हैं कि व्यवसाय जो है सबसे व्यापक शब्द है। व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग भी आता है और वाणिज्य भी आता है। व्यवसाय के दो भाग हैं, एक भाग उद्योग, एक भाग वाणिज्य। अब वाणिज्य के अंतर्गत फिर से दो चीज़ें आती हैं, एक तो व्यापार आता है और एक व्यापार से संबंधित क्रियाएं आती हैं। उद्योग का मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जितने भी काम हैं। वाणिज्य का मतलब हो गया जितना भी क्रय विक्रय या वस्तुओं को ट्रांसफ़र करने का काम है और उसके सहायता के लिए जो चीज़ें बनी हुई हैं वो सारी चीज़ें। तो वाणिज्य में पहला पार्ट हुआ ट्रेड, यानी वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय, और क्रय विक्रय को सहायता प्रदान करने वाली जितनी क्रियाएं हैं ये भी वाणिज्य का अंग होती हैं, जैसे कि विपणन है, परिवहन है, संचार है, भंडारण है। तो इसलिए व्यवसाय में उद्योग और वाणिज्य ये दोनों शामिल होते हैं, और वाणिज्य में व्यापार और उससे संबंधित क्रियाएं दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वामित्व किसका होता है? निजी, सरकारी, सहकारी या संयुक्त? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम हैं वो सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है लाइन अधिकारी में, स्टाफ अधिकारी में, अनौपचारिक अधिकारी में या उपर्युक्त सभी में? तो संगठन का उत्तरदायित्व जो है वो लाइन अधिकारी में निहित होता है। इसके अंतर्गत आदेश का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर, उत्तरदायित्वों का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, आदेश का प्रवाह ऊपर से नीचे होगा, अधिकारी अपने कर्मचारियों को आदेश देगा, लेकिन उत्तरदायित्व कभी भी नीचे वाले कर्मचारियों का ज़्यादा होगा, ऊपर वाले कर्मचारियों का या अधिकारियों का उत्तरदायित्व कम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है? उद्देश्य का सिद्धांत, दक्षता का सिद्धांत, सम विभाजन का सिद्धांत या लाभ का सिद्धांत? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। लाभ का सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं है, बाकी सारे सिद्धांत संगठन के सिद्धांत कहे जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं संगठन के मुख्य रूप से 4 सिद्धांत होते हैं। दक्षता का सिद्धांत होता है, क्रेता सावधान रहे इसका सिद्धांत है, उद्देश्य का सिद्धांत है, सम विभाजन का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये 4 सिद्धांत संगठन के सिद्धांत कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम अनुशासन होता है लाइन संगठन में, कर्मचारी संगठन में, क्रियात्मक संगठन में या लाइन एवं कर्मचारी संगठन में? तो सबसे ज़्यादा अनुशासन लाइन संगठन में पाया जाता है और यह प्राचीनतम रूप है संगठन का। आगे देखते हैं, व्यापारिक संगठन के प्रारूप हैं एकल व्यवसाय, साझेदारी, कंपनी या उपर्युक्त सभी? तो देखिए ये तीनों ही जो है व्यापारिक संगठन के प्रारूप हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। एकल व्यवसाय, साझेदारी, कंपनी, संयुक्त हिंदू परिवार, इसके अलावा सहकारी संस्थाएं, ये सब संगठन के प्रारूप होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपनीयता की दृष्टि से व्यापारिक संगठन का कौन सा स्वरूप श्रेष्ठ है? तो इसका सही उत्तर होगा एकाकी व्यापार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एकाकी व्यापार में एक ही स्वामी होता है, वही अपने व्यापार के सभी कामकाज को देखता है, जितनी भी जानकारी होती है उस व्यक्ति तक सीमित रहती है। ये उसके ऊपर होता है कि वो किसी को उसके बारे में बताए या न बताए, इसलिए सबसे गोपनीय संगठन जो है वो एकाकी व्यापार होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। एकाकी व्यापार उन व्यवसायों के लिए उपयुक्त नहीं होता है जो कि बहुत बड़े आकार के हों, जहां कम पूंजी की आवश्यकता हो, जहां जोखिम की मात्रा अधिक न हो, जिसमें ग्राहकों पर व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक हो। तो यहाँ पे देखिए, जो संगठन बड़े आकार के होंगे उनके लिए एकाकी व्यवसाय कभी भी उपयुक्त नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पूछा है उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाँ, जहाँ कम पूंजी की आवश्यकता है या ज़्यादा जोखिम नहीं है और ग्राहकों पर व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक है, तो ऐसे केस में एकाकी व्यापार सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगठन का प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो अभी हमने देखा था रेखीय संगठन जो है संगठन का प्राचीनतम रूप है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है? एक्जिम बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक या वाणिज्य मंत्रालय? माल के आयात के लिए विदेशी विनिमय स्वीकृत करने का काम आरबीआई करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, साझेदारी में कम से कम सदस्य होना आवश्यक है? 3, 2, 10 या 20? तो न्यूनतम जो है 2 सदस्य होना जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी भी साझेदारी में भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार सदस्यों की संख्या 2 होनी मिनिमम जरूरी है। बैंकिंग व्यवसाय में मैक्सिमम 10 सदस्य हो सकते हैं, जबकि अन्य किसी व्यवसाय में 20 सदस्य हो सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। सामान्य साझेदारी व्यवसाय में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अभी मैंने बताया कि अधिकतम संख्या 20 होगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तियों का आपसी संबंध से बना संघ साझेदारी होता है जब इसका उद्देश्य मानवता के कल्याण के लिए सेवाएं प्रदान करना हो, जब इसका उद्देश्य किसी पुण्यार्थ कार्य करना हो, जब इसका उद्देश्य लाभार्जन के उद्देश्य से व्यापार करना हो, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, साझेदारी कभी भी लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, इसलिए यदि उसका उद्देश्य लाभार्जन है, व्यापार करना है, तब उस संघ को साझेदारी कहा जाएगा। संघ का मतलब होता है एसोसिएशन यानी ग्रुपिंग। तो कोई भी ग्रुप बना हुआ है उसे साझेदारी तभी कहेंगे जब उसका उद्देश्य व्यापार करना हो, लाभ कमाना हो। अन्य उद्देश्यों के लिए यदि संगठन बना है तो वो साझेदारी के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीमित साझेदारी से आशय है साझेदारों की सीमित संख्या, सभी साझेदारों का असीमित दायित्व, साझेदारी का सीमित क्षेत्र होना, या कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होना। तो जैसा आप जानते हैं कि साझेदारी में सामान्य तौर पे साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे अनुबंध कर लिए जाते हैं जिसमें कुछ साझेदार तो असीमित दायित्व वहन करते हैं, जबकि कुछ साझेदार सीमित दायित्व को वहन करते हैं। ऐसे केस में जो साझेदारी बनती है उसे सीमित साझेदारी कही जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि भारत में इस प्रकार की साझेदारी प्रचलित नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह में इस तरीके की साझेदारी प्रचलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म का पंजीकरण साझेदारी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है, कंपनी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है, ऐच्छिक है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, फर्म का पंजीकरण यानी साझेदारी फर्म का पंजीकरण ऐच्छिक होता है। चाहे तो आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं, चाहे तो रजिस्टर्ड नहीं भी कराएं, और यदि रजिस्टर्ड होगा तो वो साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगा। अगला प्रश्न, 46 व्यक्तियों का एक ऐसा संघ जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है लेकिन व्यापार कर रहा है कहलाएगा एक निजी कंपनी, एक साझेदारी, अवैधानिक संघ, एक सार्वजनिक कंपनी? तो इसका सही उत्तर होगा कि यह एक अवैधानिक संघ कहा जाएगा। एक तो ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, तो निजी कंपनी तो हो ही नहीं सकता है। ये व्यवसाय के उद्देश्य से बनाया गया है, तो साझेदारी हो सकता था,
लेकिन यहाँ पे भी लिमिट लग जाती है कि सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे 46 व्यक्तियों की बात कही जा रही है, तो ये एक साझेदारी भी नहीं हो सकता। और सार्वजनिक कंपनी तो गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट बनाती है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एक अवैधानिक संघ। अगला प्रश्न है, एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 10, 7, 5 या 2। तो प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2। एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 सदस्य होने चाहिए, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम 7 सदस्य होने चाहिए। तो क्योंकि प्राइवेट कंपनी की बात कह रहा है, इसलिए सही उत्तर होगा 2, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी निर्गमित कर सकती है अंश अधिपत्र, अंश प्रमाणपत्र, ऋण पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक प्राइवेट कंपनी जो है अंश प्रमाण पत्र तो जारी कर सकती है, लेकिन अंश अधिपत्र या ऋण पत्र जारी नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन करें, निम्न में से व्यावसायिक संगठन के किस स्वरूप में पंजीयन विधानतः अनिवार्य है? एकल स्वामित्व में, साझेदारी में, संयुक्त पूंजी कंपनी में या श्रृंखला भंडार में? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा संयुक्त पूंजी कंपनी में। यानी जब आप कंपनी बनाते हैं तो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आपको रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। एकल व्यवसाय में तो रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, साझेदारी में ये ऐच्छिक है, और श्रृंखला भंडार तो डिपार्टमेंटल स्टोर को कहते हैं। ये एकल स्वामित्व में भी हो सकता है और साझेदारी में भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक निजी कंपनी नहीं करती है अंश हस्तांतरण अधिकार प्रतिबंध, सदस्यों की संख्या सीमित, अंकेक्षक की नियुक्ति, अंश क्रय का सार्वजनिक आमंत्रण। तो निजी कंपनी के लिए अंश क्रय के लिए सार्वजनिक आमंत्रण, जिसे IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये काम एक प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है, एक सार्वजनिक कंपनी ही कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांविधिक निगमों का गठन किया जाता है इसके द्वारा? कंपनी अधिनियम के अधीन स्वीकृत करके, सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत करके, राज्य विधानसभा के लिए विशेष अधिनियम द्वारा, संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा। तो देखिए सांविधिक निगम, स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं इसे, ये कंपनियां जो है संसद के एक विशेष अधिनियम के द्वारा गठित होती हैं। इसे किसी भी अलग से कंपनी अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम में रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है, बल्कि संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को पास करके एक अधिनियम पारित करके इसका गठन किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, एक सार्वजनिक कंपनी में शेयर धारकों की अधिकतम संख्या होती है 20, 40, 50 या अनंत? तो देखिए शेयर धारकों की बात हो रही है, और एक सार्वजनिक कंपनी में शेयर धारकों की अधिकतम संख्या का कोई भी उल्लेख नहीं है। जितने शेयर यदि कंपनी ने जारी किए हैं, एक एक शेयर हर व्यक्ति लेकर शेयर की संख्या तक शेयर धारक हो सकते हैं। 10 लाख शेयर कंपनी ने जारी किए हैं, एक एक शेयर सभी लोग लेते हैं, तो 10 लाख अंशधारक भी इसमें हो सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनंत। अगला क्वेश्चन, कंपनी के समापन पर सबसे पहले भुगतान किया जाता है निस्तारक के पारिश्रमिक का, कानूनी व्ययों का, पूर्वाधिकार लेनदारों का, समापन के व्ययों का? तो देखिए निस्तारक वो व्यक्ति होता है जो समापन के क्रिया को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब भी कोई कंपनी समाप्त होती है, उसका डिसोल्यूशन होता है, तो ऐसे केस में जो निस्तारक होता है उसके पारिश्रमिक को सबसे पहले भुगतान किया जाता है। इसके बाद कोई कानूनी व्यय हों तो उन कानूनी व्ययों का भुगतान किया जाता है। उसके बाद समापन के जो व्यय हैं वो भुगतान किए जाएंगे, और अंत में पूर्वाधिकार लेनदारों का भुगतान होगा। और यदि इसके बाद कोई राशि बच जाती है तो इससे जो है सामान्य शेयर धारकों का, इक्विटी शेयर होल्डर्स का भुगतान किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक सार्वजनिक सीमित कंपनी में न्यूनतम सदस्य होते हैं? तो अभी मैंने बताया
कि सार्वजनिक कंपनी में 7 सदस्य न्यूनतम होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 सदस्य न्यूनतम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए पंजीयन है अनिवार्य, ऐच्छिक, निजी कंपनी के लिए अनिवार्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए पंजीयन अनिवार्य है, उसे कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है सीमित दायित्व, अंशों की हस्तांतरणीयता, विस्तार क्षेत्र या अधिनियम द्वारा स्थापना। तो कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि उसका दायित्व सीमित होता है। बाकी जितने भी संगठन हैं उसमें दायित्व असीमित होती है, लेकिन कंपनी में दायित्व सीमित होने के कारण ये संगठन सबसे ज़्यादा पॉपुलर आज के दिन हो रहा है। अगला प्रश्न देखें, सहकारी संगठन में सदस्यों को मतदान का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर ए है उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या के अनुपात में, उनके द्वारा लाई गई पूंजी के अनुपात में, समान मताधिकार, या फिर उनके द्वारा कुल आपूर्ति की गई राशि के अनुपात में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समान मताधिकार। सहकारी संगठन में बहुत सारे सदस्य आपस में जुड़ते हैं, सभी अपने अपने हिसाब से जो है पूंजी लगाते हैं या शेयर्स खरीदते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन सबको मत देने का एक बराबर अधिकार मिलता है। ये सहकारी संस्था का एक सिद्धांत है। यहाँ पे देखिए, सहकारिता का मूल सिद्धांत एक सबके लिए और सब एक के लिए, ठीक है ना। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत सबको एक बराबर अधिकार मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, कमजोर तबके के व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक संगठन का सबसे उपयुक्त रूप है साझेदारी फर्म, सहकारी समिति, एकल व्यापार व्यवसाय या संयुक्त पूंजी कंपनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी कंपनी। इसलिए क्योंकि इस प्रकार की समिति की स्थापना इसी उद्देश्य से की जाती है कि कमजोर वर्ग के कई सारे लोग मिलकर आपस में मिलकर एक दूसरे की सहभागिता के साथ एक दूसरे का उत्थान कर पाएँ, एक दूसरे को सहयोग कर पाएँ। अगला प्रश्न, सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है सेवा करना, लाभ कमाना, अच्छी किस्म के माल का विक्रय करना या सरकारी सहायता का प्रयोग करना। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेवा करना। सहकारी संगठन जो है सेवा भाव से ही बनाए जाते हैं। हालांकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो बहुत सारे संगठन व्यवसाय में भी शामिल होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये सेवा भाव के साथ ही बनाए जाते हैं। आधारभूत विचार जिस पर एक सहकारी समिति बनाई जाती है कहलाता है संगठन में शक्ति होती है, एक सबके लिए सब एक के लिए, हम संगठित होकर प्रतियोगिता का अच्छा सामना कर सकते हैं या विविधता में एकता। तो अभी हमने देखा कि आधारभूत विचार जो है एक सहकारी संगठन के लिए है एक सबके लिए और सब एक के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्य की संख्या होनी चाहिए 2, 5, 10 या 7। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 10। एक सहकारी समिति को पंजीकृत होने के लिए उसमें 10 अस्थायी सदस्य होने जरूरी हैं। इसके अलावा अस्थायी सदस्यों को मिलाकर सदस्यों की संख्या मिनिमम 21 होनी चाहिए। 21 का ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है, तो ये अस्थायी सदस्यों के बारे में ही पूछ रहा है, तो 10 को सही ऑप्शन मानेंगे। और इन 21 सदस्यों में भी 1/3 1/3 यानी कम से कम 7 महिला सदस्य का होना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना की जाती है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा या सदस्य द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये जो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर को स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है, एक सहकारी समिति का कौन सा उद्देश्य नहीं है? बिचौलियों को समाप्त करना, लाभ अर्जित करना, आपसी हित को बढ़ावा देना, अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लाभ अर्जित करना।
सामान्य तौर पे एक सहकारी समिति सेवा भाव से बनाई जाती है, सदस्यों को आपस में सहयोग के भावना से बनाई जाती है, लाभ कमाना इसका उद्देश्य नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सहकारिता का मूल सिद्धांत नहीं है? एक सदस्य एक वोट, सभी एक के लिए और एक सबके लिए, एक अंश एक वोट, न लाभ न हानि। तो देखिए, एक सदस्य एक वोट ये सही है, ये होता है। सभी एक के लिए और सब एक के लिए ये भी होता है। न लाभ न हानि ये भी होता है, लेकिन एक अंश के लिए एक वोट ये जो है असमानता का प्रतीक है और ये सहकारी संगठन में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वह व्यापार जहां केवल पुरुष सदस्य ही साझेदार हो सकते हैं। सीमित साझेदारी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यापार, व्यापार का सहकारी रूप, व्यापार का निर्यात एवं आयात पर, सीमित दायित्व साझेदारी व्यापार। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा संयुक्त हिंदू परिवार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। संयुक्त हिंदू परिवार भारत में पाया जाता है, जिसमें पिता और उसके जितने भी पुरुष यानी पुत्र होते हैं वो सारे इसके सदस्य बनते हैं संयुक्त हिंदू परिवार के। इसलिए ये पुरुष सदस्य केवल हों तो ऐसा संगठन संयुक्त हिंदू परिवार होगा। आगे देखते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व है। संयुक्त परिवार में उसके हित की सीमा तक, असीमित परिवार की संपूर्ण संपत्ति की सीमा तक, सभी सदस्यों के व्यक्तिगत संपत्तियों की सीमा तक। तो हिंदू परिवार का जो मुखिया होता है उसे कर्ता कहते हैं और इसका दायित्व असीमित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक एकाकी व्यवसायी का दायित्व होता है असीमित, व्यवसाय की संपत्तियों तक सीमित, उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा असीमित। एकाकी व्यवसाय का दायित्व असीमित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 4 होती है। साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 तक हो सकती है। एकाकी स्वामित्व व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम रूप है। साझेदारी का पंजीयन करना ऐच्छिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, 4 नहीं होती है। बाकी सारी बातें सही हैं। अगला प्रश्न, व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है साझेदारी, एकल व्यापार, कंपनी या सहकारी उपक्रम। तो सही उत्तर होगा एकल व्यापार। आगे बढ़ते हैं, एकल स्वामित्व का दायित्व है व्यवसाय में उसके द्वारा निवेशित पूंजी तक सीमित, व्यावसायिक संपत्तियों के मूल्य तक सीमित, व्यावसायिक संपत्तियों तक तथा उसकी समस्त निजी संपत्तियों के मूल्य तक सीमित, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि एकल स्वामित्व का दायित्व असीमित होता है, यानी उसकी व्यापारिक संपत्तियां और उसकी समस्त निजी संपत्तियां दोनों के मूल्य तक ये जा सकता है असीमित दायित्व होने की वजह से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखें, संगठन का मानचित्र दर्शाता है कार्य का विभाजन, विभागों का विभाजन, प्रवर अधिकारियों व अधीनस्थों के बीच का संबंध, या उपर्युक्त सभी। तो संगठन मानचित्र में ये सारी चीज़ें दर्शाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? व्यापार उद्योग का एक अंग है, ये बात तो गलत है। वाणिज्य व्यापार का एक अंग है, ये बात भी गलत है। व्यवसाय का अंग है, व्यापार का अंग नहीं है। वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग है, ये बात सही है। उद्योग वाणिज्य का एक अंग है, ये बात भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है लाइन अधिकारी में, स्टाफ अधिकारी में, अनौपचारिक अधिकारी में, या उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही जवाब है लाइन अधिकारी में, इसे हम पहले भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्षण उद्योग है? पशु उत्पादन, पौधे लगाना, शिकार करना, या लौह एवं अयस्क। निष्कर्षण का मतलब होता है माइनिंग,
ठीक है ना, इंग्लिश में माइनिंग कहते हैं। तो माइनिंग इंडस्ट्रीज में लोहे और अयस्क का माइनिंग करना जो है ये निष्कर्षण उद्योग में आता है। यहाँ पे देखिए, निष्कर्षण उद्योगों से अभिप्राय उन उद्योगों से है जिसके अंतर्गत पृथ्वी, जल या वायु से कोई पदार्थ निकाला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। यह कथन है मूने एवं रेले का, मिलवर्ड का, डेविस का या उर्विक का। तो यह कथन जो है मिलवर्ड का है कि कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जेनेटिक उद्योग का उदाहरण है पोल्ट्री फार्म, मत्स्य ग्रहण, कृषि या गहने। कृषि इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत जननिक उद्योग का आशय ऐसे उद्योग से है जिसके अंतर्गत कृषि भूमि से संबंधित क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इस उद्योग के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, पौधरोपण आदि को शामिल किया जाता है, जबकि निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत पृथ्वी, जल या वायु के माध्यम से कोई पदार्थ निकाला जाता है, जैसे खानों और कुओं से कोयला, लोहा, गैस, तेल आदि निकालना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक संगठन चित्र प्रदर्शित करता है प्रबंधकों एवं अधीनस्थों के बीच संबंध, विभिन्न स्तर पर व्यक्तियों में कार्य का विभाजन, संगठन का स्वरूप या अधिकार दायित्व संबंध। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अधिकार दायित्व संबंध। यह संगठन चित्र है, इसमें अधिकार दायित्व प्रदर्शित किया जाता है। और इसके पहले संगठन मानचित्र में हमने देखा था कि उसमें कार्य का विभाजन, अधिकार दायित्व संबंध और संगठन का स्वरूप वगैरह सभी चीज़ें देखी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिकतम अनुशासन होता है रेखा एवं कर्मचारी संगठन में, समिति संगठन में, रेखा संगठन में या क्रियात्मक संगठन में। तो इसका सही उत्तर होगा रेखा संगठन में। इसमें सबसे ज़्यादा अनुशासन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, व्यावसायिक संगठन है कला, विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। व्यावसायिक संगठन एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। कला इसलिए क्योंकि इसके अंतर्गत व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाने और उससे संबंधित निर्णयों को लागू करने के लिए बेहतर प्रवृत्ति को जानने का प्रयास किया जाता है। और विज्ञान इसलिए है कि इसके नियम, विधियों और सिद्धांतों को वैज्ञानिक ढंग से लागू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक व्यापार का लक्षण नहीं है? पहला है पुंज उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन, अनुसंधान एवं विकास, विशेषज्ञता या कामगारों का शोषण। तो यहाँ पे पूछा है लक्षण नहीं है, तो आधुनिक व्यापार में कामगारों का शोषण नहीं पाया जाता है। मास लेवल पे प्रोडक्शन भी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होता है और टेक्निकल नो हाउ और स्पेशलिटी भी चाहिए होती है। लेकिन पहले के समय में ये काम होता था कि कामगारों का शोषण किया जाता था, वर्कर्स का। लेकिन आजकल आधुनिक व्यापार में ये चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। अगला क्वेश्चन, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है ग्राहकों के प्रति, सरकार के प्रति, अंशधारियों के प्रति या इन सभी के प्रति। तो व्यापार का सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति होता है, ग्राहकों के प्रति भी होता है, सरकार के प्रति भी होता है और अंशधारियों के प्रति भी होता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, समाज के प्रति, उपभोक्ता के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, ग्राहकों के प्रति, सरकार के प्रति, अंशधारियों के प्रति और लेनदारों के प्रति। सभी के प्रति व्यापार का सामाजिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन संगठन कहलाता है। यह कथन है डेविस का, उर्विक का, स्पीगल का या हेने का। तो LH हेने ने यह बात कही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, कौन सी बात सही है? व्यवसाय एक अनार्थिक क्रिया है, ये बात तो गलत है, आर्थिक क्रिया में आएगा।
कॉलेज की क्रिकेट टीम द्वारा टूर्नामेंटों में भाग लेना व्यवसाय है। ये बात भी गलत है, व्यवसाय तो नहीं है। ये कॉलेज की क्रिकेट टीम की बात हो रही है, ये कोई इंटरनेशनल टीम की बात नहीं हो रही है। कॉलेज के लोग जो है क्रिकेट टूर्नामेंट में पैसे कमाने के लिए भाग थोड़ी लेते हैं। तीसरी बात कह रहे हैं, मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता है। ये सही बात है। और चौथी बात है, लाभ कमाना व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य नहीं है, तो ये गलत है। व्यावसायिक संगठन बनाए ही जाते हैं लाभ कमाने के लिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्यापार का आशय है वस्तुओं का निर्माण, बीमा एवं बैंकिंग सेवाएं, वस्तुओं का क्रय विक्रय या संचार के साधन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय। वस्तुओं का निर्माण इंडस्ट्रीज में चला जाएगा। बीमा, बैंकिंग और संचार ये आपके व्यापार के सहायक क्रियाओं में चला जाएगा, वाणिज्य का हिस्सा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है अनुबंध अधिनियम के द्वारा, साझेदारी अधिनियम के द्वारा, आयकर अधिनियम के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या कंपनीज एक्ट में बताई गई है, इसलिए इन तीनों में से कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं ले लेंगे। कंपनीज एक्ट में बताया गया कि साझेदारी पर मैक्सिमम कितने मेंबर्स होंगे। एक साझेदारी फर्म का निर्माण किया जाता है रजिस्ट्रेशन के द्वारा, अनुबंध के द्वारा, परिस्थितियोंवश या उत्तराधिकार नियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी अनुबंध के द्वारा सही होगा। रजिस्ट्रेशन के द्वारा कंपनियां बनाई जाती हैं, उत्तराधिकार नियम के द्वारा जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF बनते हैं, परिस्थितियों वश जो है कुछ अन्य किस्म के संगठन बन सकते हैं, संघ बन सकते हैं, और अनुबंध द्वारा जो है साझेदारी बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक साझेदारी समझौता हो सकता है मौखिक अथवा लिखित या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। साझेदारी समझौता मौखिक रूप से भी हो सकता है, लिखित रूप से भी किया जा सकता है, हालांकि लिखित रूप से करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक साझेदारी फर्म धन नहीं प्राप्त कर सकती बैंक द्वारा, सरकारी ऋण द्वारा, ऋण पत्र जारी करके या साझेदार से ऋण लेकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि ऋण पत्र जारी करने का अधिकार केवल कंपनियों को होता है, इसलिए एक साझेदारी फर्म जो है इसके माध्यम से अपने धन को प्राप्त नहीं कर सकती है। वो बैंक से लोन ले सकती है, सरकार से सहायता ले सकती है, लोन ले सकती है, साझेदारों से लोन ले सकती है, लेकिन कभी भी ऋण पत्र जारी नहीं करेगी। ऋण पत्र को डिवेंचर कहते हैं। अगला प्रश्न है, असीमित दायित्व संबंधित है संयुक्त स्कंध कंपनी से, सहकारी समिति से, एकल स्वामित्व से या धर्मार्थ न्यास से। तो असीमित दायित्व जो है एकल स्वामित्व से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, एकल व्यापार का क्षेत्र एवं दायित्व होता है क्रमशः असीमित एवं सीमित, सीमित एवं सीमित, असीमित एवं असीमित, सीमित एवं असीमित। तो यहाँ दो चीज़ें पूछी गई हैं, क्षेत्र और दायित्व। तो एकल व्यापार का क्षेत्र जो है सीमित होता है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं लगाई जा सकती, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं किया जा सकता, और दायित्व असीमित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि एकल व्यापार का क्षेत्र सीमित होगा और दायित्व असीमित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में व्यावसायिक संगठन के स्वरूप की अधिकतम संख्या है सहकारी उपक्रम, कंपनी, साझेदारी या एकल व्यापार। तो यहाँ पूछने का तात्पर्य ये है कि कौन सा संगठन जो है सबसे ज़्यादा संख्या में भारत में पाया जाता है। तो भारत में एकल व्यापार सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप जिसके लिए कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं बनाया गया है वो है साझेदारी, कंपनी, सहकारी समिति या एकल व्यापार।
यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि एकल व्यापार के लिए कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं बनाया गया है। साझेदारी के लिए साझेदारी अधिनियम है, कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम है, सहकारी समिति के लिए सोसाइटीज एक्ट है, लेकिन एकल व्यापार के लिए कोई अलग से अधिनियम नहीं बनाया गया है। तो इसी के साथ ये कुछ विशेष क्वेश्चंस की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।